स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट सेम के लिए एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, मतलब यहाँ पे हम ब्रांच अकाउंटिंग का बेसिक्स का बात करेंगे और सिर्फ फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम इसका एक प्रॉब्लम भी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग आपके एग्जाम में लास्ट ईयर मैंने पेपर एनालाइज आपको करके दिखाया था, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम था हमारे पास में 10 मार्क का, प्लस थ्योरी भी बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, तो करना तो अपने को है ही। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी मेरा फाइल बना हुआ है तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले ब्रांच किसे कहते हैं। अ ब्रांच में बी डिफाइंड एज अ सेक्शन और पार्ट ऑफ एन एंटरप्राइज geographically separated from the rest of the business and controlled by the head office or principal office and generally carry on the same activities of the enterprise। ठीक है, तो एक ब्रांच क्या है, एक जोग्राफिकली सेपरेटेड एक अलग यूनिट है किसी एक बिजनेस का। ठीक है, और जिसको मैनेजमेंट जो होता है, जो सारा चीज़ जो देख रेख है, जो भी पैसा मिलना, पैसा भेजना, जो भी करना, वो सब कौन करेगा, सैलरी वैलरी देना, ये सब कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। उसके अंडर में एक ब्रांच काम करते रहता है। हाँ, जैसे कि आप सुना होगा ना कि उल्लूवारी ब्रांच है, बैंक का बहुत सारा ब्रांच का नाम सुनते हो ना कि ये वाला ब्रांच, वो वाला ब्रांच, तो इन सभी का एक हेड ऑफिस होता होगा। वो हेड ऑफिस इन सभी के लिए क्या करता है, अकाउंटिंग करता है, सब कुछ करता है। तो सारा बात अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग आपको यहाँ पर मिल गया डेफिनेशन के तौर पर। ठीक है, नाउ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे कि बाटा कंपनी जो है ना, बाटा कंपनी हैज मेनी ब्रांचेस इन वेरियस सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। या कमर्शियल बैंक्स में हैव मेनी ब्रांचेस। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स हो गया, बाटा कंपनी हो गया, और भी हिंदुस्तान टायर लिमिटेड हो गया, बहुत सारे कंपनी हो सकते हैं जिनका अलग अलग बहुत सारे क्या है ब्रांच। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच कितने तरह के होते हैं, तो ब्रांच जनरली दो तरह के आपको मिलेगा। पहला होता है होम ब्रांच या आइलैंड ब्रांच। ठीक है, ये आइलैंड नहीं होगा, ये इनलैंड ब्रांच होगा। हाँ, इनलैंड, हाँ IN होना चाहिए था, वो आइलैंड लिखा गया है गलती से। ठीक है, ठीक है, इनलैंड ब्रांच है। ओके, और ये हमारा क्या, फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच में क्या होता है, इसका मतलब होता है द ब्रांच विच आर विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब आपका जो देश है उसके अंदर में होना चाहिए। अब इसका मीनिंग कुछ और है, मतलब ऐसे समझा जाए तो, बट अभी अपने को वहाँ पे नहीं जाना है। हाँ, उतना अंदर में हमें इस बात पे नहीं जाना, बस वो समझना है कि पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री अलग होता है, पॉलिटिकल बाउंड्री अलग होता है। मैं आपको ऐसे थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, इसमें दो तरह का ब्रांच होता है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब वेयर द हेड ऑफिस मेंटेन्स ऑल द अकाउंट्स। ठीक है, मैं डिपेंडेंट हूँ हेड ऑफिस पे, हेड ऑफिस मेरा सारा अकाउंट रखेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है आई कैन कीप माई ऑल अकाउंट्स, वो वाला। ठीक है, वेयर द ब्रांच कीप्स इट्स ऑन अकाउंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, लास्ट टाइम से डिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर क्वेश्चन आया था और सबसे ज्यादा यही पूछा भी जाता है। ठीक है, ओके, दूसरा है फॉरेन ब्रांच। द ब्रांचेस विच आर सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ठीक है, बार बार पॉलिटिकल बाउंड्री आ रहा है। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब क्या होता है समझिएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं एक ऐसे जस्ट ऐसे बना देता हूँ। हाँ, मान लो इंडिया वाला मैप है। हाँ, और यहाँ पे क्या है ना, अगर इसका बगल में पाकिस्तान है और पाकिस्तान का जो एम्बेसी होता है ना, ठीक है ना, जो पाकिस्तान में जो हमारा एम्बेसी होगा, मतलब इंडियन एम्बेसी, वो भी इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री ही कहलाता है। ठीक है, मतलब वो भी इंडिया के अंदर ही कहलाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, वो वाला बात यहाँ पे बार बार रिपीट किया गया है। ओके, ये क्या कहलाएगा आपका, आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। एंड हेड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है, तो जो हेड ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, उससे जो है बाहर के देश में क्या है हमारा ब्रांच है, तो उससे हम क्या कहेंगे, फॉरेन ब्रांच कहेंगे। सच ब्रांचेस आर इंडिपेंडेंट, ये सब क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड दे मेंटेन देयर फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। सपोज मान के चलो अमेरिका में कोई, इंडिया का कोई कंपनी है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, और उसका अमेरिका में कोई ब्रांच है, या एक्सिस बैंक का कोई ब्रांच है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो तो डॉलर में हो रहे हैं, है ना, और डॉलर में हो रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वहाँ पे रिकॉर्ड होगा, और जो लास्ट का जो कन्वर्जन, जो भी पैसा जो बचेगा, जो प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा, उसको यहाँ पे कन्वर्ट करके ला दिया जाएगा। समझे मैंने, बस यही वाला चीज़ है। ठीक है, ना यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है कि ब्रांच जो होता है कितने टाइप का होता है। तो ब्रांच है आपके पास में, एक है इनलैंड होगा, हाँ इनलैंड ब्रांच, होम ब्रांच, इनलैंड ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। अब ये जो है ये भी दो तरह का होता है, डिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कीपिंग नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और इंडिपेंडेंट मतलब कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैं गलती से मैंने अपना नेट ऑन रख दिया है शायद, तो आपका जो क्लास है इसी बीच में किसी का फ़ोन भी आ सकता है। इसको एक बार बंद कर देते हैं। ओके, ठीक है, ओके। नाउ
डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर ही आपका क्वेश्चन बनता है। आपके सिलेबस में ये सारा चीज़ है, बट आपको देखो इधर में कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला सिस्टम ही करना है। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर में आपको 4 सिस्टम मिलता है अकाउंटिंग का, ठीक है। पहला है डेटर सिस्टम, इसी को हम लोग सिंथेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सिंथेटिक भी कहते हैं। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम और होलसेल सिस्टम। पहले हमारे सिलेबस में 4 हुआ करता था प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। मतलब आपको ये दोनों नहीं देखना है, तो आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ ये और ये देखना है, ठीक है। बस यही 2 आपको पढ़ना है, ओके। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन के लिए, इतना काफ़ी है। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक सिस्टम के अंदर में कैसे ब्रांच अकाउंटिंग होता है। सो डेटर या सिंथेटिक सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम एन अकाउंट इन द नेम ऑफ ब्रांच इज प्रिपेयर्ड इन द हेड ऑफिस लेजर। हेड ऑफिस के लेजर में एक ब्रांच के नाम का जो है अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। अंडर दिस सिस्टम ब्रांच इज कंसिडर्ड एज अ डेटर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डेटर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर में ब्रांच को क्या माना जाता है? डेटर माना जाता है, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज नोन एज डेटर सिस्टम। नो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, नो ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, नहीं, नो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू थर्ड पार्टी इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, ठीक है। और इस अकाउंट में कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि थर्ड पार्टी, मतलब ब्रांच और हेड ऑफिस के अलावा किसी और पार्टी का अगर है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि मान के चलो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स टू द ब्रांच। मान लो ये हेड ऑफिस है, ठीक है, ये हेड ऑफिस है, मैं ब्रांच हूँ और आप मेरे क्या हो? कस्टमर हो। अभी आपका मेरा जो भी ट्रांजेक्शन होगा ना, उसको ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेगा? हेड ऑफिस मेरा और इसका जो ट्रांजेक्शन होगा, हम दोनों का जो ट्रांजेक्शन होगा उसी को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। जैसे कि क्रेडिट सेल्स मेड बाय ब्रांच, बैड डेब्ट, सेल्स रिटर्न, हाँ, ये सारा आइटम जो है ना रिकॉर्ड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ब्रांच इज ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। नॉर्मली पहले होता था जनरल पीएल में, आजकल स्टेटमेंट ऑफ पीएल में चला जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ फर्म में अच्छा क्लियर कर दिया गया, ठीक है। इन केस ऑफ फर्म जनरल पीएल और स्टेटमेंट ऑफ पीएल रहेगा इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और जनरल के जगह पे सिर्फ आपको पीएल अकाउंट लिखा आजकल मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया खत्म। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट जो है, मतलब बनाया हुआ नहीं दिया हुआ, आपको बनाना है, हाँ। तो मैं जैसे कराता हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको मैं फॉर्मेट भी पूरा दिखा दूंगा, आपको जो अच्छा लगे। बहुत लोग फॉर्मेट रट्टा मार लेते हैं, मैं फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो सपोज मान लो मैं अब हेड ऑफिस हूँ, ये मेरा क्या है? ब्रांच है, हाँ, मैं हेड ऑफिस और ये मेरा क्या है? ब्रांच है। जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कोई सामान भेजेगा, अच्छा 2 केस हो सकता है, हाँ। नॉर्मली क्या हो सकता है? सबसे पहले ब्रांच एक तो नया खुल सकता है या फिर पुराना ब्रांच हो सकता है। अगर नया ब्रांच खुलता है तो यहाँ पे कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, ठीक है। अगर पुराना ब्रांच होता है तो यहाँ पे कोई ना कोई स्टॉक रहता है, ठीक है। सो अगर कोई स्टॉक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट की जगह पे नंबरिंग दे रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे हम लोग टू ओपनिंग एसेट्स, ओके। अब आपको ये वाला चीज़ नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखाएगा? टू ब्रांच फर्नीचर, टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच पेटी कैश, और इस तरह से कोई भी एसेट्स है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड हुआ? इस साइड में, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई ओपनिंग लायबिलिटी है तो उसके अपोजिट साइड में रिकॉर्ड होगा, मतलब कि ये वाला, ये क्या हो जाएगा? बाय ओपनिंग लायबिलिटीज, ठीक है। मतलब कि हम लिख देंगे क्या चीज़? बाय ब्रांच क्रेडिटर, बाय ब्रांच आउटस्टैंडिंग सैलरी, या कोई भी ऐसा खर्चा, कुछ भी, बाय ब्रांच लोन, कुछ भी ऐसा लोग तो लोन तो लेते हैं नहीं, तो इसलिए नहीं रहता ज़्यादातर। ये हो गया। सो ओपनिंग एसेट्स डेबिट साइड, ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट साइड, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? वही है, ये डेटर, ये डेबिट है, इधर में क्या है? क्रेडिट है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो अकाउंट किसका मैं बना रहा हूँ? डेटर का बना रहा हूँ। तो जो भी इसके पास में जो भी स्टार्टिंग में है वो इससे मेरा क्या होगा? बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या रखेंगे? डेबिट में। और लायबिलिटी से मेरा बैलेंस क्या होगा? घटेगा, तो इसलिए हम कहाँ रखेंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? ब्रांच को सामान भेजेंगे, गुड्स एंड टू ब्रांच। तो सपोज मान के चलो आप मेरे क्या हो? डेटर हो, है ना, और आपने मुझसे 2000 का माल ले रखा है और आप 1000 का माल और मुझसे उधार खरीदने आ रहे हो, तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 3000। मतलब आपका बैलेंस फिर से क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो उसको हम इधर लिखेंगे टू ब्रांच, नहीं, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। ये आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है? अरे ठीक है, ओके, ये सारा फिगर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। हाँ, गुड्स एंड टू ब्रांच आ गया। अब अगर मान के चलो कोई गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, मतलब कि ब्रांच ने मान लो हेड ऑफिस को माल अगर रिटर्न किया, तब वो कहाँ होगा? उससे क्या होगा? हमारा गुड्स एंड टू ब्रांच का बैलेंस घट जाएगा, तो इसलिए उल्टे साइड में रिकॉर्ड होगा। क्या बोल के? नंबर 3, बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, नहीं, गुड्स सेंट टू ब्रांच को ही क्रेडिट किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या रहेगा? गुड्स सेंट टू ब्रांच ही रहेगा। याद रखिएगा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच का नहीं बनता, ठीक है। तो गुड्स सेंट टू
ब्रांच। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद में ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये होने के बाद में मतलब थर्ड एंट्री लग गया। अब क्या होगा, हाँ, अब अगर मान के चलो ब्रांच में कोई खर्चा होता है, सैलरी देना है, रेंट देना है, किसी को कुछ पे करना है, तो उसके लिए हेड ऑफिस पैसा भेजता है, ठीक है। अगेन आपका उससे क्या होगा, डेटर बढ़ेगा ना, तो इस साइड में रिकॉर्ड होगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बेसिकली किसके लिए ये है आपका एक्सपेंसेस के लिए। ओके, जैसे कि सैलरी, रेंट, कुछ भी ऐसा रहे, कोई भी, हाँ, कोई भी ऐसा खर्चा हो, तो जो भी खर्चा होगा वो खर्चा के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ओके, ओके, सो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच जो माल सेल करेगा, जो भी ब्रांच क्या करेगा, माल सेल करेगा, उसको क्या करेगा, हेड ऑफिस को भेज देगा, उसको बोलते हैं हम लोग रेमिटेंस, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है, मतलब हेड ऑफिस के बैंक में पैसा आ गया, क्या बोल के, रेमिटेंस बोल के। ओके, रेमिटेंस ये तीन चीज से आ सकता है। एक तो हो सकता है कैश सेल का पैसा, ठीक है, एक हो सकता है किसका, कैश सेल्स का पैसा। दूसरा हो सकता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर का पैसा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है। और तीसरा एक और हो सकता है आपका जो भी याद आ रहा था, अभी भूल गया, कैश सेल्स का पैसा आ गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ गया, हाँ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स भी हो सकता है, ठीक है। सो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, ठीक है। ये तीनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, इसको, इसको और इसको, तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ दे दिया, जो मोटा मोटी जो हमें दिखता है ब्रांच अकाउंटिंग में, इतना आइटम रहता ही है। ओके, अब एक और आइटम है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, हो गया, ठीक है। मोटा मोटी इतना ही आइटम्स रहते हैं, ज़्यादातर जो है इतना ही रहते हैं। हाँ, अच्छा, लोड को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि लोड जो होता है वो होता है आपका जब इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाए तब, और वो सेकेंड स्टेप में आना चाहिए, एक ही बार में सब सीखना ठीक नहीं रहता है। तो आपको सिंपल अभी इतना ही याद रखना है, ठीक है। सो हमने क्या बताया, सबसे पहले ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक है। देन ये होगा 4 नंबर, कोई भी आपका खर्चा के लिए एक्सपेंसेस, और ये कोई भी, ठीक है ना। अच्छा, 1 2 ये होना चाहिए था 3 ना, और ये होना चाहिए था 4, ठीक है। ये होना चाहिए था 4, ये होना चाहिए था 5, 2 बैंक था, है ना, सैलरी, ओके, हाँ 5, और ये होना चाहिए था 6। ओके, तो 6 एंट्री है अपने पास में, इतना याद रखना है। अब उसके बाद में जैसे आपका ओपनिंग स्टॉक इधर आया था, वैसे क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा। 7 नंबर में क्या लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक्स। ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ स्टॉक जो बोल के लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है। क्लोजिंग एसेट्स, हाँ, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओके। तो जो भी क्लोजिंग एसेट है वो सब लिख दो। आज बहुत लैग भी कर रहा है और मेरा भी गलती बहुत हो रहा है। क्लोजिंग एसेट्स क्या क्या होगा, वही सब आइटम लिख दो, बाय ब्रांच फर्नीचर, ठीक है, बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच पेटी कैश, ये सारा आइटम, ठीक है। और जैसे लायबिलिटी था तो वो लायबिलिटी इधर आ जाएगा, मतलब 8 नंबर ये हो जाएगा। क्या लिखेंगे, टू क्लोजिंग लायबिलिटीज, हाँ, इसके अंदर लिख देंगे टू ब्रांच क्रेडिटर, टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसा कोई भी लायबिलिटी दे दिया है वो सब इधर आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया, खत्म। अब उसके बाद में क्या करना है, इसको बैलेंस कर देना। जो बैलेंस करेगा, अगर इधर पैसा आया तो PL अकाउंट, उधर पैसा गया तो PL अकाउंट, ठीक है। जनरली जनरल PL में जाता है, हाँ, बट अगर कंपनी वाला होगा तो क्या रहेगा, इधर में 2 स्टेटमेंट ऑफ PL, इधर में भी 2 बाय स्टेटमेंट ऑफ PL, ठीक है। नॉर्मल अकाउंट है तो आप PL लिख सकते हो, जनरल PL आजकल नहीं लिखाता है। ओके, सो ये हो गया खत्म, ये आपका ब्रांच अकाउंटिंग है। अब इसी का आपको अगर जर्नल एंट्री सीखना है तो जर्नल एंट्री आप कैसे कर सकते हो, बहुत ईजी है जर्नल एंट्री करना। आपको एक सम आता भी है एग्जाम में जर्नल एंट्री वाला। मान लो ओपनिंग एसेट का अगर बोल रहा है जर्नल एंट्री बताओ, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखिए अब क्या होगा एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू जो भी ओपनिंग एसेट्स है। जैसे मान लो बोला गया कि ओपनिंग फर्नीचर का एंट्री बताओ, और ब्रांच का नाम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ही आपका पांडु बोल के, ठीक है, पांडु ब्रांच अकाउंट, हाँ। तो मान लो जनरली पास करना है पांडु ब्रांच अकाउंट के लिए ओपनिंग एसेट का, तो क्या होगा, पांडु ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। मान लो ये तीनों ही आइटम है, तो पांडु ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। मान लो ओपनिंग लायबिलिटी है तो ये वाला डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सो बाय
ब्रांच क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड बाय ब्रांच आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पांडु ब्रांच अकाउंट, ठीक है। मतलब इस वाले में ये डेबिटेड टू ये वाला, और इस साइड वाले में दिस अकाउंट ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू जो भी आपका है, ठीक है। गुड्स एंड टू ब्रांच के लिए क्या होगा, सो पांडु ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच के लिए क्या होगा, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू पांडु ब्रांच अकाउंट, ठीक है। कैश अगर खर्चा के लिए आया तब क्या होगा, तो पांडु ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर कैश सेल होकर आया है, रेमिटेंस में आया तब क्या होगा, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, इसके लिए क्या होगा, पांडु ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और इसके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पांडु ब्रांच अकाउंट, ठीक है। इस तरह से तो बस इसी से रिलेट करके आप क्या कर सकते हो, सारा जनरल एंट्री भी कर सकते हो। हाँ, मैं आपको इसे समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, इससे आपका जनरल एंट्री वाला प्रॉब्लम जो है ना वो खत्म हो जाएगा। इसमें हालांकि इसमें और भी कुछ है, बट उतना मैं आगे भी नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सी आपको जनरल एंट्री बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2013 पैरासोर लिमिटेड ओपन अ ब्रांच एट पांडु। हाँ, आपको बोला जा रहा है कि इसका क्या करना है, जनरल एंट्री बताना है। पहले तो गुड्स एंड टू ब्रांच है, तो क्या होगा गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के लिए, हम अगर उधर को देख के बताए तो, ठीक है। ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो देखिए क्या है, गुड्स एंड टू ब्रांच के लिए अभी क्या हो जाएगा हमारा, ब्रांच क्या करना, पांडु, तो पांडु ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड टू ब्रांच। देखिए जनरल एंट्री देखिए, पांडु ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ठीक है। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, पांडु ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। देखिए पांडु ब्रांच डेबिटेड टू, यहाँ पे कैश है क्योंकि पहले वाला बुक है ये, अभी नए वाले में बैंक रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, सेल्स है, सेल्स का पैसा रेमिटेंस में चला जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पांडु ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू पांडु ब्रांच, बस कैश बैंक का वो डिफरेंस है, ओके। फिर क्या है, स्टॉक, स्टॉक कब का है, देखिए 31/12/13, मतलब क्लोजिंग का है, ठीक है। तो जब क्लोजिंग का स्टॉक रहता है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक है, पेटी कैश भी क्लोजिंग है, दोनों क्लोजिंग का है, तो हम क्या लिख देंगे कि भाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू पांडु ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद में ना पीएल लगेगा, मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो आपको निकालना पड़ेगा, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि पीएल में क्या है। और फिर एक और चीज़ क्या होता है ना, जो भी आपका पैसा जो ये होता है ना गुड्स इनटू ब्रांच में, इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ता है परचेज अकाउंट में, ठीक है। तो ये सब एंट्री जो है यहाँ पे ऐसे दे रखा है, आप ऐसे देख सकते हो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब ये तो आपका पीएल वाला हो गया, ये आपका क्लोजिंग होता है, जो भी आपका गुड्स इनटू ब्रांच है ना, ये वाला गुड्स इनटू ब्रांच, इसको आपको 35,000 कहाँ रख देना है, परचेज अकाउंट ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जर्नल एंट्री था एक छोटा सा, मतलब मैंने इसी वीडियो में करा दिया ताकि आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा कि जनरल एंट्री, लेजर, सब का सब एक 15-20 मिनट के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा बेसिक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, हालांकि मैंने आपको ये बता दिया है छोटा सा, हाँ, बट इतना से काम बनता नहीं है, ये बहुत कम है, मतलब मान के चलो सिर्फ ये मतलब 0.5% है ब्रांच अकाउंटिंग का, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको देखना है। ये सिर्फ बेसिक्स है जो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको फुल अकाउंटिंग, फुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स लेना है तो ओनली ₹8,999 में हमने अवेलेबल करा दिया है, ज्ञान विजडम ऐप और टीचमेंट ऐप, दोनों ही ऐप पे, ठीक है। जिसको ज्ञान विजडम ऐप से लेना है वहाँ से आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लो। यहीं पर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, IFS इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, देन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तीनों का ही नोट्स आपको अवेलेबल मिलेगा, प्लस कुछ दिन बाद में वहाँ पे आपको ITV भी दिखना शुरू हो जाएगा, तो ITV का भी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया बनाने में, बट मिल जाएगा तो ठीक है, अगले साल आप लोग लोगे तो लोगे, तो अगले साल यूज होगा, ओके। और 999 में आपको कोर्स मिल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसके साथ साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, नोट्स आप चाहो तो ई बुक के फॉर्म में भी ले सकते हो और ज्ञान विजडम ऐप पे ले सकते हो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सभी के लिए ये। अगर आप जो सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो, ये सब नोट्स अगर लेना चाहते हो तो 99 रुपीज़ पर सब्जेक्ट करके आपको ज्ञान विजडम ऐप पे मिल जाता है, ठीक है। और 149 पर रुपीज़ करके आपको ई बुक के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर ई बुक लोगे तो आप प्रिंट करवा सकते हो, पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आप डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको कोर्स लेना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो ज़रूर देखना, मैंने लास्ट क्लास भी आपको अकाउंट्स का पेपर का करा दिया, तो भी आप जरूर देखना, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ओके। थैंक यू, बाय।